अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, जमात नहम के तारीख़ी निसाब से हमने पिछले लेक्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी इस सबक को समझा था, इसके अहम नुकात को पढ़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अब हम निसाबी सरगर्मियाँ देखेंगे और मिलकर हल करने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी, तो आज हम इसके निसाबी सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है सबक तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहली सरगर्मी है वो हमेशा की तरह खाली जगह पर मुनहसर है। पहली सरगर्मी हमेशा की तरह खाली जगह पर मुनहसर है। तो आइए देखते हैं हम। झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए, जिसमें पहला है बयान एटमी तवानाई कमेटी के पहले सदर की हैसियत से डैश का तकर्रुर अमल में आया। यहाँ पर आपको 4 इसके मारूज़ात दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से पहला है डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर राजा रामामन्ना। हाँ, तो अब इसमें से जो सही जवाब बनेगा तो वो है डॉक्टर होमी भाभा। मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, आपको खाली जगह में इसे लिखना है। डॉक्टर होमी भाभा यानी पहला अलिफ वाला आएगा डॉक्टर होमी भाभा का। अब इसके बाद जो दूसरी सरगर्मी है वो है आपकी देखिए इधर, तो दूसरी खाली जगह या दूसरा बयान है डैश इसरो का मुकम्मल तौर पर भारत में बनाया गया पहला मवासिलाती सैयारचा है। तो कौन सा है ये आपको बताना है। यहाँ फिर 4 ऑप्शन हैं, जिसमें दिया गया आर्यभट्ट, इनसीड, B1, रोहिणी 75 और एप्पल। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब बनता है एप्पल। ठीक है, अब मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला जो सवाल है आपका वो है मंदरज झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। यहाँ पर जोड़ियाँ दी गई हैं, आपको सही जोड़ी क्या है, सिर्फ इसमें से गलत जोड़ी पहचानना है। हालांकि यहाँ पर तकरीबन सभी जोड़ियाँ सही दी गई हैं, तो गलत कौन सी है वो पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर है पहले पृथ्वी, जिसके सामने दिया गया ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाला मिसाइल। दूसरा है अग्नि, ज़मीन से ज़ेरे आब हमला करने वाला मिसाइल। आकाश, ज़मीन से आसमान में हमला करने वाला मिसाइल। जबकि नाग के लिए जोड़ी दी गई दुश्मन के फौजी टैंक तबाह करने वाला मिसाइल। तो यहाँ पर देखिए ये जो पूरे मिसाइल के नाम हैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग वगैरह, इसमें से किसका क्या काम है वो भी बता दिया गया। तो अब हमें मालूम पड़ता है सबक के हवाले से कि यहाँ जो अग्नि जो दिया गया है ना, अग्नि की जोड़ी दिया गया ज़मीन से ज़ेरे आब हमला करने वाला मिसाइल, तो ये जोड़ी गलत बनेगी, अग्नि वाली जोड़ी गलत। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर गलत जोड़ी इस तरह से लिखना होगा। गलत जोड़ी कौन सी है वो आपने जोड़ी के साथ जोड़ी का हवाला दे करके लिखना है। इस तरह से राब्ते की निशानी डाल के आपने लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर, दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ आपको फिर मुकम्मल करनी है। अब दी हुई हिदायत के मुताबिक सरगर्मियाँ जो मुकम्मल करनी है उसमें यहाँ पर एक खाका दिया गया, बल्कि एक यहाँ पर ख़त दिया गया है। ख़त के ज़रिए आपको यहाँ पर बताया गया। देखिए यहाँ सवाल में पढ़कर सुनाती हूँ आपके सामने। 1991 से 2000 ये आखिरी हिस्सा है, जबकि इसका शुरुआत का हिस्सा यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ सवाल क्या है सरगर्मी का, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत की तरक्की जाहिर करता हुआ ज़मानी ख़त फ़ी दहाई के एतबार से तैयार कीजिए। ज़मानी ख़त, ज़माने के एतबार से, ज़माना अलग अलग जो दौर है उस दौर के एतबार से यहाँ पर एक ख़त दिया गया है, उसको आपको तैयार करना है कि यहाँ पर हर ज़माने में किस तरह से भारत में
भारत टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत में तरक्की हुई थी। ये आपको हर ज़माने और हर दौर के एतबार से बताना है, जिसमें से आपको देखिए यहाँ पर हर दाही के एतबार से दिया गया है, यानी हर 10 साल, दाही कहेंगे 10 साल को, तो यहाँ एक मिसाल के तौर पर दे दिया गया, यानी कि 1961 से लेकर 70, तो ये 10 साल में भारत में क्या तरक्की हुई थी उसकी मिसाल यहाँ दे दी गई, यानी भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान हुई थी, यहाँ पर ये बता दिया गया। अब इसके बाद आपको सुनना है गौर से और ख़ुद लिखना है। अगला जो है वो है 1971 से लेके 80 के दरमियान भारत में क्या तरक्की हुई, 71 से लेके 80। अब हमको अगला वाला लिखना है, तो यहाँ पर दो दो हिस्से आप लिख सकते हैं या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हिस्सा दे दिया गया, एक हिस्सा क्या दिया गया कि 1961 में भारत के पहले रॉकेट की कामयाब उड़ान हुई थी। उसी तरह से यहाँ पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ के हमको देखना है 1971 से लेके 80, तो 71 से 80 के दरमियान कौन कौन से अहम कारनामे भारत में अंजाम पाए थे, या भारत जिसकी वजह से मशहूर हुआ था, या जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई थी या तरक्की हुई थी। तो देखिए यहाँ पर 1974 लेते हैं हम, 1971 से 80 के दरमियान देखना है, लिहाजा हमने 1974 देखना है। 74 में क्या हुआ था, पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा हुआ था, पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा, ठीक है। उसके बाद है अभी हम 80 के आगे नहीं गए, हम 80 के दरमियान हैं, तो यहाँ पर हम अगला जो देखते हैं वो है 1975। इसे गौर से सुन लीजिएगा। 1975 में क्या हुआ, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कामयाबी के साथ दागा गया। भारत का पहला आर्यभट्ट नामी जो सैटेलाइट था वो दागा गया था। मैं यहाँ पर बताती हूँ 1900 अब हम अगला जो देख रहे हैं वो है 1975, क्योंकि हमने 74 में देख चुके हैं। अब 75 में क्या बताया गया कि पहला सैटेलाइट है जो कि 1975 में दागा गया था, आर्यभट्ट। ये आपको खुद लिखना है, आर्यभट्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा दाही का हिस्सा है वो है 1981 से लेकर 90 के दरमियान। 1981 से 90 में मैं आपको बताती चलूँ कि 1981 में भास्कर 2 जो कि 1981 में दागा गया था, सैटेलाइट कामयाबी से दागा गया था। तो ये मसनवी सयारचों के नाम हैं, भास्कर 2। इसी के साथ हम 90 के ही दरमियान देखते हैं। हम दो दो हिस्से करके देख रहे हैं यहाँ पर। दरअसल हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 1981, ठीक है, 1981 में एक हुआ और फिर 1984। ये 2 सालों में पहले 81 में जो है भास्कर और 84 में रेलवे का कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निज़ाम शुरू हुआ। ये कंप्यूटर निज़ाम शुरू हुआ, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं भास्कर, यहाँ पर आपको भास्कर 2 है, लेकिन उसके बाद हम देखने वाले हैं अगला हिस्सा। अगले हिस्से में देखिएगा 1991 से लेकर 2000, 1991 से लेकर 2000 के दरमियान, तो यहाँ पर आपकी किताब में ही दे दिया गया, शोबा मवासिलात की असर नौ तश्कील हुई थी। इतना हमें समझ आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अगला जो हमारा सवाल है वो है, देखिएगा इसके साथ साथ नोट लिखना है आपको, ठीक है। नोट लिखना है जिसमें से खलाई तहक़ीक़ के बारे में लिखना है, खलाई तहक़ीक़। उसके बाद मैं खलाई तहक़ीक़ को आपके सामने बताती चलूँ, खलाई तहक़ीक़ क्या है, किस तरह से खलाई तहक़ीक़ की गई थी और इसका काम क्या है, ये आपको मैं बताती चलूँगी।
जी गौर से सुनिए, आप लोग सुनिएगा और ख़ुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं खलाई तहक़ीक़ के बारे में बता रही हूँ। खलाई तहक़ीक़, ठीक है, खला की तहक़ीक़ करना, मौसमियात का अंदाज़ा लगाना, खला में सैटेलाइट भेजने के बारे में मकाला करना वग़ैरह किस्म की तहक़ीक़ात को खलाई तहक़ीक़ कहते हैं। खलाई तहक़ीक़ के बुनियादी प्रोग्राम पर अमलावरी और मज़ीद तहक़ीक़ करने के लिए भारत में इसरो की बुनियाद रखी गई। खलाई तहक़ीक़ में माहौलियात का मुताला भी किया जाता है। ये बातें आपको बतानी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा टेली मवासिलाती खिदमात, टेली मवासिलात खिदमात। तो हम क्या बताएंगे इसमें कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक टाइपशुदा पैगाम फौरी तौर पर पहुंचाना टेली मवासिलाती खिदमात कहलाता है। भारत में 1963 में मरकज़ी शोबा मवासिलात ने ये खिदमात शुरू की थी। हम किताब के हवाले से देख रहे हैं। 1969 में पहली मरतबा दिल्ली से देवनागरी रस्मुल ख़त में ये खिदमत शुरू की गई और बाद में पूरे भारत में शुरू हुई। तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1990 में इंटरनेट के आगाज़ के बाद इस खिदमत की अहमियत ख़त्म हो गई, क्योंकि इंटरनेट की वजह से सहूलत के साथ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए के ज़रिए खिदमत पेश की जाने लगी, इसीलिए ये टेली खिदमत ख़त्म हो गई थी। अगला है पोखरण एटमी जांच। पोखरण एटमी जांच हमने देखा था, हमने इसके तजुर्बात देखे थे, तो यहाँ पर उसके बारे में आपको मालूमात लिखनी होगी। तो देखिएगा इधर, भारत के पड़ोस में चीन की एटमी ताकत और उसकी मदद से ख़ुद को एटमी ताकत बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिश के इम्कानी ख़तरे से निपटने के लिए भारत का एटमी ताकत बनना ज़रूरी था। अमन और ख़ुद कफीली भारत की पॉलिसी थी। अच्छा, ये पोखरण एटमी जांच किस मकसद से की गई थी, ये आपको बताना है। तो हमने बताया आपको अभी कि अमन और ख़ुद कफीली भारत के लिए अहम मुद्दा था, अहम मकसद था भारत का, या उसकी पॉलिसी का ये अहम हिस्सा था। इस पॉलिसी के मुताबिक भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान में पोखरण के मकाम पर पहला एटमी तजुर्बा किया। इस तजुर्बे के लिए इंसानी आबादी से दूर पोखरण दरअसल एक मकाम का नाम है, इलाके का नाम है, मुंतखब किया गया जहां आसपास ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़ख़ीरा नहीं था। उसकी वजह भी हमने आपको पिछली मरतबा बता चुके हैं कि पानी को आलूदा होने से बचाया जा सके। उसी के साथ साथ 1998 में इसी मकाम पर दूसरा जौहरी तजुर्बा किया गया, क्योंकि हमारे पास पोखरण की एटमी जांच जो है 2 तजुर्बे बताए गए हैं हमारी किताब में, हमको दोनों के हवाले एक साथ देने होंगे। उसके बाद देखिए अगला जो है भास्कर मसनवी सैयारा। भास्कर मसनवी सैयारा, इसके बारे में हमने बताना है। अब हम इसके बारे में क्या बताएंगे कि ये सैयारे का इस्तेमाल, ये मसनवी सैयारे का इस्तेमाल किन शोबों में होता है और क्यों होता है। तो बताती चलो मैं। भास्कर 1 मसनवी सैयारा दर्ज झेल शोबों में कारआमद है। ज़मीन की सतह पर मुख्तलिफ उमूर का मुशाहिदा रिमोट कंट्रोल तकनीक से किया जाता है। ज़ेरे ज़मीन पानी और मादनियात के ज़खायर तलाश करना, भास्कर के मदद से ये सहूलत हासिल की जाती है कि ज़मीन के किस हिस्से में पानी मौजूद है। मौसमियात का अंदाज़ा लगाने का काम भी इसी मसनवी सैयारे के ज़रिए लिया जाता है। ज़मीन के अंदरूनी हिस्से, माहौलियात और जंगलात से मुतालिक तस्वीर वग़ैरह लेना भी इसी मसनवी सैयारे का काम है। इसी के साथ बहरियात के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करना, बहरियात समंदरों के जो भी मादनी अशिया है या समंदर से हासिल होने वाली जो भी दौलत है, कुदरती दौलत है, उनके लिए मसनवी सैयारे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है भास्कर 1। हमने यहाँ तक देख चुके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अगला जो है वो है बयानात की वजाहत करनी है आपको। बयानात की जो है वजूहात के साथ वजाहत करनी है, बताना है कि ये बयान की वजह क्या है, किस लिए ये बयान बनाए गए थे या किए गए। हाँ, तो देखिए हम सबसे पहले है बयानात की वजूहात लिखना है, जिसमें पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन क़ायम किया। पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन क़ायम किया, तो अब आपको ये उसकी वजह बताना है। उसकी वजह हम क्या बताएंगे, भारत में साइंसी नुक्ते नज़र को परवान चढ़ाना मकसद था। किसका? पंडित नेहरू जी का मकसद था भारत में साइंसी नुक्ते नज़र को परवान चढ़ाए। इसके लिए उन्होंने जौहरी तवानाई कमीशन क़ायम किया।
अगला था तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। अगला मकसद क्या था उनका? तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। इसी के साथ जौहरी तवानाई का बिजली तैयार करने और दूसरे कामों में इस्तेमाल करना। और ठीक इसी तरह नई तहक़ीक़ात को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना। इन मक़ासिद के पेश नज़र पंडित नेहरू ने जौहरी तवानाई कमीशन क़ायम किया। तो ये आपको हो सकता है 2 नंबर के लिए, 2 निशानात के लिए आ जाए ये सवाल। तो उस वक्त आपको मैंने आपके सामने 4 से 5 वजाहतें दी हैं, तो इनमें से आप 2-3 तो वजाहतें लिखना ज़रूरी है। अगला है भारत ने एटमी जांच करने का फ़ैसला किया। तो क्यों किया था, इसकी वजह आपको बतानी होगी। क्योंकि भारत के पड़ोस में चीन एक एटमी ताकत है। चीन जो मुल्क है भारत का पड़ोसी मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है। अब अपने आप को भी एटमी तवानाई से भरपूर ज़ाहिर करने के लिए भारत ने राजस्थान के पोखरण जैसे इलाके में एटमी तवानाई का तजुर्बा किया। चीन की मदद से पाकिस्तान भी एटमी ताकत बनना चाहता था। क्योंकि अब देखिएगा भारत के 2 पड़ोसी ममालिक हैं जिनसे भारत को हमेशा ख़तरा रहा है, खदशा रहा है एटमी ताकत को लेकर। तो देखिए एक पड़ोस में है भारत के चीन है, तो दूसरे पड़ोस में पाकिस्तान है। तो यहाँ पर पाकिस्तान चीन की मदद से एटमी ताकत बन रहा था या बनना चाहता था। तो ऐसे वक्त में भारत को अपनी हिफाजत ज़रूरी महसूस हुई, इसीलिए भारत ने एटमी जांच का फ़ैसला किया। इसके अलावा अमन और ख़ुद कफ़ीली के लिए भारत ने 1974 में एटमी तजुर्बा करने का फ़ैसला किया। फिर अगला है अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदियां आयद की। हमने ये भी वजाहत से देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसकी वजाहत दोबारा बताती चलूँ। एटमी ताकत साबित करने के लिए भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में दूसरा कामयाब तजुर्बा किया। मतलब ये है कि पोखरण के मकाम पर, राजस्थान के पोखरण के मकाम पर 2 मरतबा एटमी तजुर्बे किए गए और 2 मरतबा भी वो तजुर्बे कामयाब साबित हुए। ये ऐलान किया गया कि भारत जौहरी असले का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। उस वक्त के आजहानी वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि भारत कभी भी एटमी तवानाई का या ताकत का इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका को खौफ था, इसलिए कि अमेरिका ये समझ चुका था कि भारत ने जो तजुर्बा किया है एटमी तवानाई की जांच का वो कामयाब रहा है। अगर किसी वजह से भारत के साथ कुछ भी मसला पेश आता है तो वो अपने तजुर्बे को दोबारा इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए वो तजुर्बा करने के ख़िलाफ़ था। इस वजह से अमेरिका ने भारत पर माशी पाबंदी आयद कर दी ताकि भारत कमज़ोर रहे या भारत अपने आप को मनवाने की दोबारा कोशिश ना कर सके। यहाँ तक हमने देख चुके हैं। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, मुफस्सल जवाब लिखना है आपको। जो सवालात दिए गए हैं उनमें से आपको मुफस्सल सवालात के जवाब लिखना है। देखिएगा यहाँ पहला जो बताया गया सवाल, आपके इस्तेमाल की जिन चीज़ों में सैटेलाइट का असर दिखाई देता है इनके बारे में मालूमात लिखिए। आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किन किन चीज़ों में सैटेलाइट का असर आपको दिखाई देता है आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो सैयारे की मदद से काम करती है या फ़ाल या मुतहरिक रहती है। तो हम बता सकते हैं ऐसे वक्त में कि हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे मसलन मोबाइल है, कंप्यूटर है, रेडियो है, टीवी सेट वगैरह है। ये तमाम चीज़ें शुआओं की मदद से, सैयारों की मदद से काम करती है, उसी की मदद से वो फ़ाल रहती है। तो ये इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने मकाम पर बैठकर दूर दराज के अफराद से बात कर सकते हैं, दूर दराज के अफराद को देख सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, ईमेल और फ़ोटो भेज सकते हैं और मौसम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अखबारात भी पढ़ सकते हैं, हम ख़बरें भी सैटेलाइट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम बता सकते हैं, ये एक आम बातें हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए दूसरा है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। उसकी अब आपको वजाहत देनी है, क्यों कहा जाता है। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है क्योंकि आपके पास किताबें उनके बहुत सारे मिसाइल के नाम भी दिए हैं। तो देखिएगा कि 1983 के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिफाई तहक़ीक़ात तरक्याती इदारे का सदर बनाया गया। उनकी क़यादत में पृथ्वी और अग्नि मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा किया गया। आपको याद रखना है, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल मैन की मौजूदगी में कामयाब तजुर्बे किए गए। एनिगेटेड गाइडेड मिसाइल
डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम मिसाइल तरक्की का प्रोग्राम शुरू हुआ था या शुरू किया गया। इसी के साथ ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाले मिसाइल बनाए गए। ऐसी ज़बरदस्त खिदमत करने वाले और मिसाइल प्रोग्राम के बानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से याद किया जाता है। अब अगला है कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन के तरीक़ेकार की वजाहत कीजिए। कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन के बारे में आपको बताना होगा कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से हम रिजर्वेशन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप बता सकते हैं कि रेलवे इंजन बनाने में बंगाल में चितरंजन के मकाम पर चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना कायम किया गया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना कायम किया गया, आपकी किताब के हवाले से बता रही हूँ। इस कारखाने में भाप, डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन तैयार किए गए। वाराणसी जो कि बनारस में है, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में पहला डीजल इंजन तैयार किया गया। इसी कारखाने में तैयार किए गए इंजन श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया, वियतनाम को बरामद किए गए, वियतनाम वगैरह को बरामद किए गए। इस तरह हम रेलवे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में तरक्की करते हैं। यहाँ पर हम ये सवाल का जवाब था बेटा कोंकण रेलवे की खुसूसियात। मैंने अभी जो जवाब आपको बताया वो दरअसल रेलवे इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी में हमने किस तरह तरक्की की, इस सवाल का जवाब था। ये सवाल आपको किताब में तो नहीं है लेकिन ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन के तरीक़ेकार की वजाहत कीजिए। तो आप ये किताब की मदद से बता सकते हो कि कंप्यूटराइज्ड रेलवे रिजर्वेशन क्यों किया जाने लगा, कि किस तरह से कम वक्त में ज़्यादा काम हो, सहूलत बख्श हो और बेहतरीन मुनज़्ज़म तरीक़े से काम हो और डिसिप्लिन के साथ हो। ये तमाम बातें आप बता सकते हो। इसके बाद कोंकण रेलवे की खुसूसियात वाला जो सवाल है उसके बारे में आपको लिखना होगा कि 1998 में शुरू होने वाली कोंकण रेलवे की हस्ब ज़ैल खुसूसियात हैं, जिसे रेल का रास्ता 760 किलोमीटर लंबा और 4 रियासतों को जोड़ने वाला है। रेल का जो रास्ता है वो 760 किलोमीटर लंबा और 4 रियासतों को जोड़ने वाला है। इस रास्ते में कुल 12 सुरंगें हैं, जिनमें कार बड़े की 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग सबसे लंबी सुरंग है। उसी के साथ इस रास्ते में 179 बड़े और 1819 छोटे पुल हैं, जिनमें शरावती नदी पर बनाया गया 65.8 मीटर तवील पुल सबसे बड़ा है। आपको इसकी सारी मालूमात किताब की मदद से देनी होगी। रत्नागिरी के करीब पनवल नदी पर 64 मीटर ऊंचा पुल सबसे ऊंचा है और चट्टानों के खिसकने वाले रास्तों पर ख़तरों से बचने के लिए ये इंजन में सेंसर्स बिठाए गए हैं ताकि ख़तरों से बचा जा सके। इस तरह से आपको बताना होगा। फिर इंशाल्लाह आपका ये सबक जो है सरगर्मियों के साथ यहाँ पर मुकम्मल होता है। चलिए इंशाल्लाह फिर हम अगली मुलाकात करते हैं अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।